कई बार ऐसा होता है जब मार्केट क्रैश होता है या फिर करेक्ट होता है, उसके जिम्मेदार आईपीओस भी हो सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा हैरान कर देने वाला लगता है ना, लेकिन ये सच है। जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद मार्केट माइलस्टोन। और आज हम जानेंगे कि आईपीओस के कारण कई बार मार्केट करेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ज्यादातर आईपीओस कब आते हैं। अब ज्यादातर आईपीओस तब आते हैं जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है या फिर मार्केट में बुल रन है, जैसे कि पिछले एक साल में हमने देखा। इसलिए पिछले एक साल में बहुत सारे आईपीओस आए हैं और उससे भी ज्यादा आईपीओस आने वाले हैं। तो ये तो क्लियर है। इनफैक्ट आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, आपको सारे डेटा मिल जाएंगे कि हर साल कितने कितने आईपीओ आ रहे हैं और इस बुल रन में कितने आईपीओ आए हैं। और जिस साल मार्केट ने बहुत अच्छा किया है, आईपीओस 4 गुना 5 गुना ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि इस महंगे मार्केट में शेयर को महंगे में बेचकर कंपनी या प्रमोटर्स ज्यादा फंड को कलेक्ट कर सके, तो महंगे मार्केट में ज्यादा आईपीओ आते हैं। अब इसका रिलेशन मार्केट करेक्शन से कैसे है, तो इसको चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। एज्यूम करते हैं कि आपकी फैमिली इनकम 50,000 रुपए महीना है। आप अभी अर्न नहीं करते हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं। तो फैमिली की इनकम 50,000 रुपए महीना और 2 बच्चे हैं, दोनों को फैमिली 10-10 हजार रुपए देती है और 30,000 रुपए घर खर्च में लग जाते हैं। अब इस महीने अचानक आपकी कॉलेज इंस्टॉलमेंट है या फिर कुछ ऐसे खर्चे आ गए हैं कि आपको 20,000 रुपए चाहिए। तो अब ऐसे में कैसे होगा? आपकी फैमिली की इनकम तो एकदम से बढ़ नहीं जाएगी और सेविंग्स भी नहीं है। तो आपकी फैमिली क्या करेगी? दूसरे बच्चे को बोलेगी कि इस महीने तुम पैसे मत लो, तेरे भाई को जरूरत है, उसे हम 20,000 रुपए दे रहे हैं। अब क्या किया आपकी फैमिली ने? एक जगह से पैसे निकाले, उसे दूसरी जगह लगा दिए, जो उनको लगा कि इस महीने बहुत ज्यादा जरूरत, तो उन्होंने पैसे को रीअरेंज किया या फिर रीएलोकेट किया। अब जानते हैं कि आईपीओस में क्या हो। तो जैसा आजकल हम न्यूज में देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े आईपीओस आ रहे हैं, पॉलिसी बाजार हो, नायका हो, बहुत सारे बड़े बड़े आईपीओस आ रहे हैं। इनफैक्ट ये जो सारे आईपीओस आ रहे हैं, कब कौन सा आईपीओ आने वाला है, कौन सा आईपीओ अभी ओपन है, ये सारी डिटेल्स, उससे रिलेटेड सारे उसके प्रोस्पेक्टस, उसके फंडामेंटल्स, सब कुछ अब आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। तो आईपीओ रिलेटेड हर चीज अब आपको एक ही जगह मिलने वाली है। तो जैसे मैं कह रहा था कि बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। अब पेटीएम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट ये बोल रहा है कि 11-12 हजार रुपए करोड़ का आईपीओ आ रहा है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट के 11-12 हजार करोड़ रुपए पेटीएम में लगने वाले हैं। वैसे तो आईपीओ आ चुका है, पर हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, यानी कि मार्केट के ये पैसे पेटीएम में लगने वाले हैं। अब अचानक से ये जो 11-12 हजार करोड़ रुपए हैं, ये आएंगे कहां से? आपकी और मेरी इनकम इस पैंडेमिक में तो बढ़ी नहीं है, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन पेटीएम बोल रहा है मार्केट से कि 11,000 करोड़ रुपए आप मुझे दे दो। अब मार्केट किससे बनता है? हमसे बनता है ना। हम डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, इनडायरेक्टली भी हम बैंक्स को पैसा ही देते हैं, जिसमें से कुछ बैंक डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं या फिर स्टॉक्स में डायरेक्टली लगा लेते हैं। हम म्यूचुअल फंड्स को पैसा देते हैं, वो हमारा ही पैसा म्यूचुअल फंड लगा रहा है। हम यूलिप प्लान खरीदते हैं, हमारा ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी लगा रही है। यानी कि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हम लोगों का पैसा मार्केट में लगता है। अब हमारी इनकम तो बढ़ ही नहीं रही इस पेंडेमिक में, लेकिन पेटीएम बोलता है मुझे 11,000 करोड़ रुपए दे दो। तो हम कहां से देंगे? हम भी हमारी फैमिली की तरह मजबूर होकर एक जगह से पैसा निकालेंगे और दूसरी जगह डाल देंगे। और ये तो सिर्फ पेटीएम की बात हुई। मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए, एनएससी, पॉलिसी बाजार, एलआईसी, नायका और कितने ही सारे आईपीओ आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो ये सब मिला के 1 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ आ जाएंगे। अब ये जो 1 लाख करोड़ रुपए हैं, हमारी इनकम तो बढ़ नहीं रही, तो हम क्या करेंगे? जो आपकी फैमिली ने किया, एक शेयर से पैसा निकालेंगे, दूसरे शेयर में लगा देंगे। वैसे भी हमको पता है आईपीओस की पीआर कर करके कितनी हाइप बनाई जाती है। तो जो पैसे हम शायद रिलायंस में लगाने वाले थे, अगले महीने सैलरी के कुछ हिस्से को एचडीएफसी में लगाते, जो इंडेक्स का एक हिस्सा भी है, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू बढ़ती, जिससे ओवरऑल ये होता कि मार्केट बढ़ रहा है। वहां हम पैसा ना लगाकर हम इन नई कंपनीज में लगा रहे हैं जो हमें ज्यादा एक्साइटिंग लगते हैं, जिसकी ज्यादा हाइप बनेगी और एग्जिस्टिंग स्टॉक से पैसे निकलेंगे भी और इनमें लगेंगे भी। जब ओवरऑल देश के ज्यादातर इन्वेस्टर एक सिंक्रोनाइज टाइम पर एक ही समय में ये एक्शन कर रहे होंगे कि एग्जिस्टिंग शेयर से पैसा निकालकर इन बड़े बड़े और नए आईपीओस में पैसा लगाए जा रहे हैं, तो मार्केट से लिक्विडिटी हट जाती है। ये बहुत सिंपल चीज है और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं होता, ये इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट में ये वैलिड है। इसको सिर्फ ऐसे सोच लीजिए कि मार्केट में आज जैसे हम टोटल कंपनीज का काउंट करें कि जितने भी बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, उनका टोटल मार्केट कैप कितना है, कि उनमें जो पैसा लगा हुआ है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो वो कुछ 200 लाख करोड़ रुपए के आसपास आती है। अगर मैं सारी कंपनी के वैल्यूएशन को ऐड कर दूं तो मार्केट प्राइस को, तो वो 200 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी मार्केट में अभी 200 लाख करोड़ रुपए लगे हुए हैं और ये लगे हुए हैं कुछ 4,000 कंपनीज में जो ट्रेड होती हैं। अब मान लीजिए इस साल 100 कंपनी के आईपीओ आ जाते हैं, तो अब वही 200 लाख करोड़ रुपए 4,100 कंपनी में बंटना है। यानी कि उस 200 लाख करोड़ रुपए में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकलेगा और उन 100 नई कंपनियों में लगेगा। यानी हर कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा थोड़ा गिरेगा, यानी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब दिस इज अज्यूमिंग जैसे 1 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ मान लीजिए इस साल आ रहे हैं, तो दिस इज अज्यूमिंग कि 1 लाख करोड़ रुपए का न्यू इन्वेस्टमेंट
मार्केट में नहीं आएगा। लेकिन हम जैसा देख रहे हैं कि पिछले साल परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारे नए लोग मार्केट में आ रहे हैं और बहुत सारा न्यू मनी जो शायद कभी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगता ही नहीं था, वो भी लग रहा है। तो इनफ्लोज भी बड़े हैं। लेकिन अगर मैं ये भी मान लूं जो भी नए आईपीओ आ रहे हैं वो 1 लाख करोड़ रुपए के हैं, और जो नया पैसा भी जो आ रहा है, जो इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं वो भी 1 लाख करोड़ रुपए ले आएंगे, तो भी आईपीओ मार्केट में एक इंपैक्ट तो डालते ही हैं। ये जो नए इन्वेस्टर होते हैं, ये जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख कर आ रहे हैं, ये इस उम्मीद में आते हैं कि पिछले 1 साल वाला परफॉर्मेंस अगले 1 साल भी रिपीट होगा। यानी कि ये बहुत वीक हैंड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं है। अगर मार्केट 2 साल गिरा भी रहे तो मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं तो सिर्फ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। उसमें से ज्यादातर पैसा वीक हैंड्स है, यानी कि 2-4 महीने मार्केट ने पिछले साल जैसा परफॉर्म किया था वैसा ना दिखाए, वो पैसा निकल भी सकता है। तो सोचिए ये जो 1 लाख करोड़ रुपए है, इसमें से 50-60 हजार करोड़ रुपए तो आते ही मार्केट में इसलिए है, चाहे मार्केट में आईपीओ आ रहा है और वो 50-60 हजार करोड़ रुपए एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में लगते, बढ़ने का मोमेंटम चलता रहता और मार्केट बढ़ता रहता। हाँ, कुछ पैसा इसलिए जरूर आ रहा है क्योंकि पेटीएम लिस्ट हो रहा है, उनको सिर्फ पेटीएम खरीदना है। जोमेटो लिस्ट हो चुका है तो उनको सिर्फ जोमेटो खरीदना है, तो कुछ एडिशनल पैसा आईपीओ के कारण आता है। लेकिन कुछ ऐसा पैसा है जो मार्केट में आता ही और वो कारण बनता एग्जिस्टिंग स्टॉक के बढ़ते रहने। लेकिन अब क्योंकि ज्यादा स्टॉक आ गए हैं, वो पैसा जो एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में लगता वो अब पेटीएम में लगेगा। अगर उसमें उस तरह के उनको मोमेंटम नहीं दिखेगा या प्राइस ग्रोथ ना दिखे, तो क्योंकि ये नए इन्वेस्टर हैं, इनको तेज ग्रोथ चाहिए, ये वो पैसा मार्केट से फिर से निकाल लेंगे। तो आज ऐसा जरूर लगता है कि मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है, कितने भी आईपीओ आ जाए, नया पैसा इतना आ रहा है या फिर नए इन्वेस्टर इतने आ रहे हैं कि सब जायज है। लेकिन हर बुल मार्केट में यही सोचा जाता है और इसी कारण खूब सारे आईपीओ आ जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। क्या हुआ? हम खेती किसानी की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी फसल का दाम किसी साल खूब बढ़ जाए तो अगले साल किसान यही सोचते हैं कि वो फसल उगाते हैं और अगले साल खूब ज्यादा वही फसल उगाई जाती है, जिसके कारण एकदम से आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाता है और आपको आपकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। सेम वही रिपीट हो रहा है स्टॉक मार्केट में भी, और हर बुल रन में भी ऐसा होता है कि लोगों को दिख रहा है कि आईपीओ में खूब पैसा कंपनी कमा रही है, हम भी आईपीओ ले आते हैं और एकदम से सब खत्म, लिक्विडिटी भी खत्म। जिस उम्मीद से आईपीओ को लाया जाता है वो होना बंद हो जाता है, मार्केट करेक्ट हो जाता है। तो इससे सीख क्या है? तो इस पे आप क्या एक्शन ले सकते हैं, कैसे केयरफुल रह सकते हैं? मेरे लिए तो ये एक सिग्नल होता है कि जितने ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं और जितने बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, क्रैश हो ना हो कोई नहीं जानता है, लेकिन करेक्शन थोड़ा ओवर वैल्यू से फेयर वैल्यू तक मार्केट आने की चांसेस बढ़ती जा रही है। तो मैं उतना ज्यादा केयरफुल रहूंगा। मैं मोमेंटम स्टॉक्स में या फिर सिर्फ इस भरोसे कि पिछले कुछ महीनों में ये शेयर ने अच्छा किया है तो और आगे भी अच्छा करेगा, मैं ऐसे शेयर में पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाऊंगा कि जो 50% करेक्ट हो जाए या फिर 50% गिर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं नर्वस नहीं होऊंगा, मेरे को उस कंपनी में पूरा भरोसा है। मैं अपने पैसे को ऐसी जगह, सेफ सुरक्षित जगहों पर ही रखूंगा। ये सीख मुझे ये बढ़ते आईपीओ से मिलेगी और इससे मुझे ये क्लू मिलेगा कि मुझे और सेफ्टी की तरफ जाते जाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको नया कुछ थॉट प्रोसेस मिला होगा। आप एग्री करें या ना करें, लेकिन कहां से सोचने का तरीका मैं आपको बता सकूं, ये इन वीडियोस का पर्पस है। और आप ऐसे ही और इन डेप्थ इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियो कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए। और इतनी सारी जब हमने आज आईपीओ पर बात करी है तो ये तो सबको पता है कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए और डीमेट अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए चाहिए हमारे ये पीडीएफ, जहां पर आप आके अपने इंडिया के टॉप ब्रोकर्स को कंपेयर करके अपना अकाउंट उसमें खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज जयंत साइनिंग ऑफ। बाय बाय।